Hello, my dear students. First of all, I welcome to all of you in your favorite YouTube channel, The Physics Time. So सबसे पहले हम आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. आज का टॉपिक क्या है अपना? मोशन. मोशन जो है हमारी 9th क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है. ठीक है ना. आपको पता है 9th क्लास के फिजिक्स में सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? मोशन को. तो आप ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना. ठीक है ना. डिटेल में पढ़ेंगे मोशन का मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोशन. सो जैसे मोशन हमारे माइंड में आता है, मोशन से हम क्या समझते हैं? मोशन का मतलब क्या है? मोशन का मतलब गति. मैं इसको एक या दो वाक्य बता करके, एक या दो सेंटेंसेस में इसको ख़त्म कर सकता हूँ सिर्फ. लेकिन मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, डिटेल में एक एक चीज़ समझाऊँगा कि मोशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है. सो मोशन का मीनिंग क्या है? मोशन का मीनिंग है गति. किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट क्या कहलाता है? उसका मोशन. मूवमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोशन. लेकिन इतना बताने से काम नहीं चलने वाला. सिर्फ इतना कहने से काम थोड़ी ना चलेगा. एक एक चीज़ देखना. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप देख रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को आपने देखा कि वो चल रहा है कि रुका हुआ है, तो उसकी दो स्टेट्स बोली जाती हैं. चलने का मतलब वो मोशन में है. दो अवस्थाएं बोली जाएंगी उसकी. चलने का मतलब क्या है? वो मोशन में है, चल रहा है. ठीक है. अगर रुका हुआ है तो वो फिजिक्स में या साइंस में क्या बोला जाता है? वो रेस्ट में है. ठीक है ना. तो किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की अगर आपने रेस्ट और मोशन, दो कंडीशन को अगर आपने बताना है कि वो बॉडी रेस्ट में है, रुकी हुई है, या वो मोशन में है, वो चल रही है, इन दो पोजीशंस को डिस्क्राइब करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक रेफरेंस पॉइंट. देखिए, हम मोशन को समझना चाहते हैं. मोशन क्या है? तो मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन है या नहीं है. अगर मोशन है तो मोशन की स्टेट है उसकी. ठीक है ना. ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रुका हुआ है. तो किसी भी बॉडी की रेस्ट और मोशन की जो दो पोजीशन है, इनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए भाई. रेफरेंस पॉइंट. अब ये नई चीज़ कहाँ से निकल के आ गई? रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट, जो फिक्स रहे. रेफरेंस पॉइंट आप किसी पेड़ को मान सकते हो, किसी घर को मान सकते हो, कोई भी खंबा आप मान सकते हो. रेफरेंस पॉइंट जो फिक्स रहता है, जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स मान लीजिए, स्टेशनरी. तो स्टेशनरी रहे, जो फिक्स रहे, जिसकी पोजीशन, उसको हम क्या मानते हैं? रेफरेंस पॉइंट. चीज़ आई समझ में? तो रेफरेंस पॉइंट जो है उसकी डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी. रेफरेंस पॉइंट इज ए फिक्स्ड पॉइंट दैट हेल्प्स अस टू फाइंडिंग रेस्ट और मोशन. रेस्ट और मोशन पोजीशंस ऑफ द बॉडी. ये दो पोजीशन को बताने के लिए हमारे को क्या चाहिए? एक रेफरेंस पॉइंट. ठीक है ना. आप सीधे सीधे समझ सकते हो एग्जाम्पल से. जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चौक कितनी दूर है. भाई चौक कितनी दूर है, मैंने आपसे पूछा, तो आप कहोगे सर क्या वाहियात क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप. कितनी दूर है तो किससे पूछ रहे हैं आप? आप कहो कि मेरे से कितनी दूर है ये, तो हम बता देंगे. आप कहो कि बोर्ड से कितनी दूर है, तो हम बता देंगे. आप कहो उस दीवार से कितनी दूर है, तो आप बता दोगे. लेकिन अगर सिर्फ मैं ऐसे ही पूछता हूँ कि ये चौक जो है कितनी दूर है, बड़ा ही ओड लगेगा, कोई बता नहीं सकता. उसके लिए क्या चाहिए आपको? रेफरेंस पॉइंट. आपको रेफरेंस पॉइंट दिया जाएगा. जैसे मैं एक रेफरेंस पॉइंट, मेरे से चौक कितनी दूर है, या ये जो बोर्ड है, बोर्ड से ये चौक कितनी दूर है. ठीक है ना. तो ये एक रेफरेंस पॉइंट होता है जो हमारे को हेल्प करता है किसी भी बॉडी की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए कि वो रेस्ट में है या मोशन में है. आप सोच सकते हो कि एक एग्जांपल देखिए. आप अगर आप एक गाड़ी को जाते हुए देख रहे हो, आपने उसको ए से बी देखा कि पहले वो ए पे थी, फिर वो बी पॉइंट पे चली गई, और पीछे बैक में आपने ट्री देखा. ट्री जो है वहाँ पे क्या है? रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस जो पॉइंट जो है, आपने उसको देखा और देखा कि जो ट्री के रेस्पेक्ट में, पेड़ के रेस्पेक्ट में, या घर, कोई भी रेफरेंस पॉइंट आप ले सकते हो. ट्री के रेस्पेक्ट में या घर के रेस्पेक्ट में उस बॉडी की जो पोजीशन है वो कंटिन्यूस क्या हो रही है? चेंज हो रही है. तो आपने उस ट्री को देखा कि पहले ये पेड़ से इतनी दूर थी, अब ये इतनी दूर होगी, अब इस पेड़ से इतनी दूर होगी. तो वहाँ पे ट्री क्या है? वहाँ पे ट्री, होम, किसी का घर, कोई भी चीज़, स्टेशनरी पोल, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? रेफरेंस पॉइंट.
चीज़ है समझ में। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब रेफरेंस पॉइंट से हमारे को पता चल जाएगा कि कोई भी चीज़ जो है वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है। अब मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि मोशन जो एक बहुत ही मतलब असमंजस में डालने वाली चीज़ है, उलझन में डालने वाली चीज़ है, क्योंकि मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म। मैं आपको बता दूं पहले ही, मोशन इज रिलेटिव, मोशन इज रिलेटिव। रिलेटिव रिश्तेदार नहीं भाई, कभी रिश्तेदार सोच जाओ आप। मोशन इज रिलेटिव, मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। मोशन जो है वो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। कोई ऑब्जेक्ट जो है, हमने बता तो दिया कि रेफरेंस पॉइंट से पता लगा लोगे आप, रेफरेंस पॉइंट से कि वो चल रहा है कि रुका हुआ है, लेकिन एक रेफरेंस फ्रेम होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है जिसको। क्या क्या बोला जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उससे डिसाइड होता है कि कौन ऑब्जेक्ट जो है चल रहा है और कौन रुका हुआ है। एक रेफरेंस फ्रेम भी चाहिए हमारे को कि आप किस फ्रेम में देख रहे हो, किस पॉइंट से आप देख रहे हो। आपके लिए जो है एक आदमी जो है आपके लिए रेस्ट में भी हो सकता है और वो मोशन में भी हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट आपके लिए रेस्ट में भी हो सकता है और वो ये ऑब्जेक्ट आपके लिए मोशन में भी हो सकता है। तो इसके लिए जो है वो क्या है, वो इसके लिए कौन जिम्मेवार है, इसके लिए रेफरेंस फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप कहाँ से देख रहे हो। तो मोशन जो है वो एक रिलेटिव टर्म है। चीज़ है समझ में। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप क्या मानते हो, अगर आप घर में बैठे हो अपने या स्कूल में बैठे हो, तो अगर आप बैठे हो एक जगह तो आप क्या कहोगे, हम क्या है स्टेशनरी, हमारा स्कूल क्या है स्टेशनरी, एक जगह पे रुका हुआ है। तो मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म है। आपके लिए स्कूल जो है रुका हुआ है, आप एक जगह पे रुके हुए हो, ठीक है ना। या फिर आप कोई दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, मान लेते हैं, ठीक है ना, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए कि आप एक ट्रेन को देख रहे हो, एक स्टेशन पे आप बैठे हुए हो। तो ट्रेन को आप देख रहे हो, तो आपको ट्रेन किस में लगेगी, ट्रेन जा रही है स्टेशन पे से, किसमें दिखाई देगी, किसमें, मोशन में, चलती हुई दिखाई देगी आपको ट्रेन। लेकिन अगर उस ट्रेन में बैठा आदमी आपको देख रहा है, आप स्टेशन पे हो, तो वो आदमी जो है वो तो एट रेस्ट है। आदमी अपने आप को क्या मानेगा कि मैं एट रेस्ट हूँ, और आप उसको पीछे जाते हुए दिखाई दोगे, ऐसे कि आप उतनी ही स्पीड से पीछे जा रहे हो जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है। चीज़ आ रही है ना, समझ में आ रही है ना। तो ये जो मोशन है वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर। मैंने इसलिए कहा कि मोशन इज ए रिलेटिव टर्म, रिलेटिव है, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मोशन इज ऑब्जर्वर डिपेंडेंट। मोशन इज ऑब्जर्वर डिपेंडेंट। मोशन जो है वो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट। चीज़ है समझ में। ऑब्जर्वर के ऊपर कह लो आप, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हो उस टाइम पे, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है मोशन। मोशन एक रिलेटिव टर्म है, आप ऐसे नहीं बता सकते। आप किस फ्रेम में देख रहे हो वो चीज़ आपको बताएगी कौन सी चीज़ चल रही है, कौन सी चीज़ रुकी हुई है। आपके लिए ट्रेन चल रही है, आप स्टेशन पे बैठे हो, आप रुके हुए स्टेशनरी हो, ठीक है ना। ट्रेन आपके लिए मोशन में है, लेकिन उसी ट्रेन में जो बैठा हुआ आदमी है उसके लिए आप मोशन में हो। पेड़, स्टेशन, सब कुछ पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैंने क्या कहा कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है। मोशन इज डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट। रिलेटिव टर्म है, कौन मूव कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये कौन बताएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप किस फ्रेम में आप उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। चीज़ है समझ में। तो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। इसी चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो कि मैंने आपको बताया कि आपका घर, आप स्कूल, सब कुछ आप रेस्ट में हो, आपके लिए रेस्ट में है सब कुछ, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई आदमी आपको चांद पे खड़ा होकर आपको देख रहा है, मून पे खड़ा हुआ कोई आदमी अगर आपको देख रहा है, तो उसके लिए पूरी अर्थ घूमती हुई दिखाई देगी। उसको पेड़, आपका स्कूल, आपका घर, सब कुछ किस में है, उसके लिए मोशन में। चीज़ है ना समझ में। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के हम ये नहीं कह सकते कि it is absolute at rest or it is absolute in motion. Nothing is absolute in motion या nothing is absolute at rest. Nothing is absolute at rest. Everything is in motion. So motion is a relative term. चीज़ है समझ में। Nothing
इज एब्सोल्यूट एट रेस्ट। ठीक है ना, कोई भी चीज़ इस दुनिया में हम एब्सोल्यूट एट रेस्ट नहीं कह सकते। एवरीथिंग इज इन मोशन, हर एक चीज़ क्या है, मोशन में है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है, देखने वाला कौन है। चीज़ आई समझ में, आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीज़ रुकी हुई है या चल रही है। चीज़ आई समझ में। तो आप उसी एग्जांपल से देख सकते हो, अगर आप ट्रेन में किसी आदमी को देख रहे हो तो वो आदमी जो ट्रेन में बैठा हुआ है, वो पर्सन, सब कुछ जो है चलता हुआ दिखाई देगा, सब कुछ मूव कर रहा है आपके लिए। तो ट्रेन और उसके जितने भी पैसेंजर हैं वो सब क्या है, मोशन में। ठीक है ना। लेकिन उसी कंपार्टमेंट में, ट्रेन के उसी कंपार्टमेंट में अगर 10 आदमी एक साथ बैठे हुए हैं तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, एट रेस्ट। चीज़ आई ना समझ में। तो ये मैंने पहले ही कह दिया था कि आप किस फ्रेम से आप देख रहे हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है मोशन। किस फ्रेम में आप देख रहे हो वो फ्रेम आपको बताएगा किस रेफरेंस से आप देख रहे हो। तो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है मोशन, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप देख रहे हो। ठीक है ना। तो जो आदमी आपको मून पे देख रहा है तो उसके लिए ट्रेन भी, आप भी, स्टेशन भी, सब कुछ किस में है, मोशन में। किसी भी, अगर आप लोगों को मोशन की जो पोजीशन है किसी भी बॉडी की अगर डिस्क्राइब करनी है तो उसके लिए एक वर्ड है। क्या वर्ड है, नथिंग इज एब्सोल्यूट एट रेस्ट। हम क्या कहेंगे, नथिंग इज एब्सोल्यूट एट रेस्ट, एवरीथिंग इज इन मोशन। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑब्जर्वर के ऊपर। तो मोशन एक रिलेटिव टर्म है, और अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में भी आएगा। तो वीडियो देखने के बाद इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में आपने सिर्फ किसको देखा, शुरू में सिर्फ बॉल को देखा आपने। बॉल जो है वो आपको क्या दिखाई दे रही है, स्टेशनरी। और जैसे ही बॉल के रिस्पेक्ट में आपने सराउंडिंग को देखा तो आपको क्या लगा, सराउंडिंग पीछे मूव कर रहा है। सराउंडिंग अगर पीछे मूव कर रहा है तो क्या है, बॉल चल रही है सीधा सीधा। इसका मतलब ये है ना, सराउंडिंग अगर मूव कर रहा है तो वो बॉल मोशन में है। ठीक है ना। एक पॉइंट पे आपको क्या लगा, एक पॉइंट पे क्या लगा कि बॉल रुकी हुई है, बॉल या जो ऑब्जेक्ट है ये चल नहीं रहा। ठीक है। और दूसरे पॉइंट पे आपको क्या लगा, जब आपने उसकी सराउंडिंग को देखा, ठीक है, तो सराउंडिंग को देखने पे आपको लगा कि ये क्या है, मोशन में है। तो मैंने आपको बता दिया था कि मोशन क्या है। मोशन जो है वो सराउंडिंग को देख के हम समझते हैं कि एक रेफरेंस पॉइंट देखते हैं हम किसी भी बॉडी का, तो रेफरेंस पॉइंट हमारे को बताता है कि कोई चीज़ जो है वो चल रही है कि वो रुकी हुई है। तो रेफरेंस पॉइंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डिस्क्राइब द रेस्ट और मोशन पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो ये ऑब्जर्वर के ऊपर भी डिपेंड करता है, मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के टाइप देखना है, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ते हैं हम। मोशन कितने टाइप का होता है, तो मोशन जो है वो कई टाइप्स का होता है, लेकिन आपके जो लेवल हैं, आपका जो लेवल है उसके बेसिस पे ही पढ़ेंगे हम। आपका लेवल है जहाँ तक उतना ही लेवल समझाएंगे, ज़्यादा टाइप नहीं बताएंगे आपको। तो आप मोशन को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, पाथ से या स्पीड से, तो या फिर डायमेंशन से। तो हमने उसके बेसिस पे कैटेगरी बना दी कि अगर आप नेचर ऑफ पाथ अगर देख रहे हो कि मोशन, कोई ऑब्जेक्ट जो है कैसा चल रहा है, वो नेचर ऑफ द पाथ बोला जाएगा, उसके पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो मोशन जो है किसी भी बॉडी का, वो हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। किसके बेसिस पे, टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ पहला बेसिस क्या अपना, पहला है नेचर ऑफ द पाथ। नेचर ऑफ द पाथ कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा चल रहा है, स्ट्रेट चल रहा है या गोल गोल घूम रहा है, या कैसा है उसका मोशन जो है वो कैसा है, वो पाथ जो है कैसा है जिसके ऊपर वो चल रहा है।
तो उसके ऊपर हमने मोशन को जो है वो डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, देखेंगे अभी। तो सेकंड जो है किस बेसिस पे हमने मोशन को कैटेगराइज किया, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और तीसरा हमने किसके ऊपर कैटेगराइजेशन किया इसका, तीसरा हमने इसको डायमेंशंस के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशंस के बेसिस पे इसके कितने टाइप होते हैं, नेचर ऑफ द पाथ, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और डायमेंशंस, इसके बेसिस पे मोशन अलग अलग टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है वो पढ़ना है। अब देखो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ द पाथ। नेचर ऑफ द पाथ, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा अगर चल रहा है, तो सीधा चल रहा है उसको क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन में अगर चल रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो हमने उसको क्या कहा, उसका मोशन कैसा है, लीनियर मोशन। चीज़ आई समझ में। दूसरा टाइप क्या है इसका, नेचर ऑफ द पाथ, पाथ के नेचर के ऊपर दूसरा टाइप इसका क्या है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए सर्कल में मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर एक फिक्स डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे अगर ऐसे मूव कर रहा है तो हमने उस पार्टिकल का मोशन जो है वो कैसा बोला, सर्कुलर मोशन। पता है ना आपको, अगर एक पत्थर को आप रस्सी से बांध के ऐसे घुमाते हो तो वो कैसा घूमेगा, ऐसा सर्कल में, सर्कल बनाते हुए। तो हमने उसका मोशन क्या कहा कि कौन सा मोशन है उसका, सर्कुलर मोशन। तीसरा जो है वो क्या है, तीसरा टाइप इसका है वाइब्रेटरी या ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन, ओसिलेटरी मोशन क्या है, तो आपको पता है कि अगर एक पेंडुलम, पेंडुलम को अगर आप देखो, पेंडुलम यहाँ पे रुकता है, ये बोब होता है पेंडुलम का, आपने 6th 7th 8th क्लास से जो आप पढ़ते आ रहे हो कि ये बोब बोला जाता है, ये मेटलिक बोब होता है और ये मीन पोजीशन पे होता है, मीन पोजीशन पे, ठीक है ना। तो अगर आप इसको ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ दो, अगर आप इसको ऐसे, तो इधर जाएगा, इधर झूलेगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर आएगा, तो ये जो है ऐसे ऐसे झूलता रहेगा, ठीक है ना, मेन पोजीशन के आगे और पीछे। तो इस मोशन को क्या बोला जाता है, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो, टू का मतलब आगे, फ्रो मतलब पीछे, मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो जो होगा मोशन किसी ऑब्जेक्ट का अपनी मेन पोजीशन के आगे और पीछे, तो वो जो है वो क्या बोला जाएगा, ओसिलेटरी मोशन या ओसिलेशन। चीज़ है ना समझ में। या कोई स्प्रिंग है, आप स्प्रिंग को भी ऐसे सोच सकते हो, मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्लॉक जो है वो आपने इसके नीचे लटका रखा है, ठीक है, एक ब्लॉक को आपने लटका रखा है जिसका मास है कुछ, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे दबा के छोड़ देते हो तो ये उछलता रहता है, ठीक है ना, तो ये इसकी मेन पोजीशन बोली जाएगी ये। अब आपने इसको ऐसे करके छोड़ा, चाहे खींच के छोड़ दिया आपने इसको, तो ये इस पोजीशन के आगे और पीछे ऐसे झूलता रहेगा। तो ये भी क्या है, टू एंड फ्रो मोशन, अपनी एक पोजीशन के आगे और पीछे कंटिन्यूअस जो मूवमेंट है किसी ऑब्जेक्ट का, चाहे पेंडुलम लगा लो, चाहे आप स्प्रिंग के केस में लगा लो, तो वो जो मोशन है वो उसका क्या बोला जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब हमने मोशन के टाइप्स पढ़ने हैं किसके बेसिस पे, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है आपको पता है कंटिन्यूसली कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना, वेरी कर सकती है, स्पीड ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और रुक भी सकता है। तो उसकी स्पीड के बेसिस पे हमने मोशन को डिवाइड किया और उसके टाइप बनाए। तो 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म
मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, देखिए अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो जिस वेलोसिटी से चल रहा है, कोई गाड़ी है, कोई जिस वेलोसिटी से वो चल रही है उसी वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सारा का सारा डिस्टेंस कवर करे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये ए पोजीशन और ये क्या है बी पोजीशन, तो ये मान लीजिए जो डिस्टेंस है वो 16 मीटर, सिर्फ मान रहे हैं कि डिस्टेंस क्या है 16 मीटर। तो इसको बराबर बराबर पार्ट्स में बांट लें हम, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये 4 मीटर और ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर। यहाँ इससे यहाँ तक पहुँचा, ये यहाँ से देखा हमने, और यहाँ तक जो टाइम लेता है, यहाँ टाइम लिया इसने 5 मिनट। अगली 4 मीटर कवर की तो भी टाइम कितना लिया, 5 मिनट। चीज़ है समझ में। ये अगली 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक कवर की तो भी 5 मिनट, और यहाँ से यहाँ तक कवर करने में फिर कितना टाइम लगा, सेम टाइम, ठीक है। तो अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे in equal interval of time, then motion of that body is said to be uniform motion. If a body, सुनो ध्यान से, if a body covers equal distances in equal interval of time, टाइम क्या है हर जगह बराबर और इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, देन मोशन जो है उस बॉडी का क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, आप इसी एग्जांपल को कंसीडर कर सकते हो। मान लीजिए ये जो ए से बी जो है गाड़ी जा रही है, ए से बी गई, और इसने ये जो पहला जो डिस्टेंस था, कुछ भी मान लीजिए आप, इसको ए से सी मान लीजिए, सी से डी मान लीजिए, सी से डी और डी से ई, ठीक है। पहले जो था, पहले वाले केस में 5 मिनट में कवर कर रही थी, मान लीजिए बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही थी। अब ए से सी जाने में मान लीजिए 5 मिनट ली इसने, ठीक है ना। अब सी से डी जाने में ये 4 मिनट लेता है। अब डी से ई जाने में मान लीजिए ये वापस 6 मिनट ले गया, और ई से बी जाने में सिर्फ 1 मिनट लेता है, ठीक है ना। तो देखो, if a body covers equal distances in unequal interval of time, डिस्टेंस हमने देखा पहले 4 मीटर कवर किया इसने 5 मिनट में, फिर अगला 4 मीटर 4 मिनट में, फिर अगला 4 मीटर जो है वो 6 मिनट में, और अगला 4 मीटर फिर सिर्फ 1 मिनट में। यानी कि डिस्टेंस तो इक्वल है लेकिन टाइम क्या है, अनइक्वल। या आप इसको उल्टा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 10 मीटर इसने 5 मिनट में, कैसे मान सकते हो, ये 10 मीटर कवर किया 5 मिनट में मान लीजिए। अगला जो है 3 मीटर वो इसने कवर किया है सिर्फ, अगला जो 3 मीटर है वो फिर वापस अगला 3 मीटर, और ये 10 मीटर किस में कवर किया, 5 मिनट। और अगला जो डिस्टेंस है वो जितना भी डिस्टेंस है मान लीजिए वो इसने किस में कवर किया, मान लीजिए पूरा जो है 3 मीटर है, वो फिर इसने कितने टाइम में कवर किया, 5 मिनट में, ठीक है। तो अगर आप इसको सोचो, अगर एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे और इक्वल टाइम में, तो भी उसका मोशन जो है वो क्या बोला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चीज़ आई समझ में। इफ़ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज, अगर इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाए हर जगह इक्वल टाइम में, यानी कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ से हम कहीं जा रहे हैं तो स्पीड चेंज ना हो। हमारी रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि हम यूनिफॉर्म मोशन करें। हम कहीं ब्रेक भी लगाएंगे, कोई ब्रेक कराएगा, तो अगर कोई बच्चा आगे आ गया तो हम बिल्कुल रोकें भी गए उसको, तो स्पीड एक जैसी रहे जहाँ से हम चलें और जहाँ हमें जाना है। तो ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ क्या बताया जा रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन आप किसको कहोगे, अगर एक बॉडी जो है वो अपनी स्पीड को एक जैसे रखे, कांस्टेंट स्पीड से चले, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, तो वो क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम
या फिर इक्वल डिस्टेंसेज 4 मीटर इन अनइक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल टाइम या अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो क्या बोला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस के बेसिस पे मोशन को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 टाइप्स में। डायमेंशंस के बेसिस पे मोशन जो है वो 3 टाइप का होता है। पहला टाइप क्या है, मोशन इन 1D, मोशन इन 1D, 1 डायमेंशन मोशन बोला जाता है इसको, 1 डायमेंशनल मोशन कह सकते हो। दूसरा क्या है, मोशन इन 2D, ठीक है। तीसरा टाइप क्या है इसका, थर्ड टाइप है मोशन इन 3D, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। ये क्या चीज़ है भाई, देखो अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो इसका मोशन जो है कैसा है, देखो कौन सा एक्सिस चेंज हो रहा है। आपको पता है कार्टेशियन प्लेन में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जानते हैं। देखो ये एक्स एक्सिस है और ये अपना क्या है, वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट सिस्टम जानते हो ना आप। तो देखो टाइम जो यहाँ पे था 0, टाइम यहाँ पे हो गया, कुछ टाइम बीता t, यहाँ पे कुछ टाइम हो गया, मान लीजिए टाइम इज इक्वल टू 2t। टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चला था यहाँ गया, तो कौन सा एक्सिस चेंज हो रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है। इसका सिर्फ एक ही डायमेंशन चेंज हो रहा है, एक ही डायमेंशन में जा रहा है, ये एक ही डायमेंशन चेंज हो रहा है। जब 1 डायमेंशन चेंज हो किसी ऑब्जेक्ट का तो उसको क्या बोला जाएगा, 1 डायमेंशनल मोशन। चीज़ आई समझ में। अब आप मेरे को ये बताइए, कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब आप सोच के बताइए ये 1 डायमेंशनल मोशन है या 2 डायमेंशनल मोशन है। सारे मिल के ये कहोगे, सारे के सारे क्या कहोगे, ये क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन। वाह बहुत बढ़िया। ये 2 डायमेंशनल मोशन कहाँ पे हुआ भाई, 2 डायमेंशनल मोशन नहीं है ये भी क्या है, 1 डायमेंशनल मोशन। आप तो कहोगे सर देखो ये ऐसे चल रहा है तो एक्स एक्सिस भी चेंज हो रहा है इसका, देखो हर जगह एक्स एक्सिस भी चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस, और ये देखो वाई एक्सिस। नहीं भाई, एक्स और वाई और जेड आपको पता है 3 कोऑर्डिनेट होते हैं आपके पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। आप कौन सा भी मान सकते हो, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, आपकी मर्जी कौन सा मानो, चाहे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, आपकी मर्जी। मान लीजिए आपने ये मान लिया ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस सिर्फ, ठीक है ना। तो अगर आप इसको देखो, इसकी कंडीशन क्या है, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड के बीच का एंगल आपको नहीं चेंज करना। आप ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, कंडीशन क्या है, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, इनके बीच का एंगल नहीं बदलना। अब आप इसको स्पेस में कैसे भी कर सकते हो, एक्स एक्सिस ऐसे, वाई एक्सिस ऐसे, एक्स एक्सिस ऐसे भी रख सकते हो, वाई एक्सिस फिर कैसा रखना पड़ेगा 90 डिग्री पे। अब ऐसे भी रख सकते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फिर कैसा रहेगा, ऐसा 90 डिग्री पे। तो आप इनको ऐसे कैसे भी रख सकते हो। तो अगर आप देखिए मैं इस एक्स एक्सिस को और इस वाई एक्सिस को मैं ऐसे कर दूँ, तो मैंने देखो ये एक्स एक्सिस कर दिया, ये एक्स एक्सिस, और अब वाई एक्सिस कौन सा होगा, ये वाई एक्सिस। 90 डिग्री एंगल आपने नहीं चेंज करना, ये एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री। तो ये एक्स एक्सिस, बताइए अब कितने कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, कितने एक्सिस चेंज हो रहे हैं। तो ये आप कहोगे सर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ऐसे, तो सिर्फ एक्स एक्सिस ही चेंज हो रहा है, अब भी वाई एक्सिस चेंज नहीं होता। सिर्फ एक एक्स चेंज होता हो, सिर्फ एक एक्सिस चेंज होता हो तो क्या बोला जाएगा, 1 डायमेंशनल मोशन। तो 2D किसको कहेंगे, अब 2D देखिए, 2 डायमेंशनल मोशन देखिए किसको कहेंगे। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई पार्टिकल मान लीजिए ऐसा मोशन कर रहा है, मान लीजिए ऐसा, कोई ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है। सर्कल कंप्लीट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सिर्फ आपको समझाने की कोशिश की, है, सिर्फ देखना आप। अगर कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है सर्कल में, तो आप देखिए, आप इसकी पोजीशन को बताने के लिए सिर्फ एक एक्स का यूज़ कर ही नहीं सकते।
सिर्फ एक एक्स एक्सिस का आप यूज़ नहीं कर सकते। देखो अगर ये ऊपर जा रहा है ऐसे तो इसका वाई एक्सिस चेंज हो रहा है ऐसे, और ऐसे भी जा रहा है आगे इधर तो इसका एक्स एक्सिस भी चेंज हो रहा है, यानी कि ये 2 डायमेंशनल मोशन है। कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो वो 2D है, 2 डायमेंशनल मोशन। चीज़ आई समझ में? उसका एक्स एक्सिस भी चेंज हो रहा है और वाई एक्सिस भी, ठीक है ना। तो 2 डायमेंशनल मोशन जो है सर्कुलर मोशन 2 डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। और कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में, तो सिर्फ उसका एक एक्सिस ही चेंज होता है, और एक एक्सिस सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो तो 1 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशन चेंज होगा उसका 1D। और यहाँ पे 2 डायमेंशन चेंज हो रहे हैं तो 2D। अब देखिए 3 डायमेंशनल मोशन किसको कहेंगे? 2D हमने पढ़ लिया, 3 डायमेंशनल मोशन किसको कहेंगे? 3 डायमेंशनल मोशन क्या है? किसी ऑब्जेक्ट का एक्स एक्सिस भी चेंज होता हो, जब वो चल रहा हो तो एक्स एक्सिस भी चेंज हो रहा हो, वाई एक्सिस भी चेंज हो रहा हो, और ये जेड एक्सिस। देखो जेड एक्सिस किधर होगा? ये अंदर और बाहर जेड एक्सिस, क्योंकि तीनों के बीच एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ये कंडीशन बताई ना मैंने आपको। हाँ, तो ये ऐसे जेड एक्सिस, ठीक है। जेड एक्सिस अगर चेंज होगा किसी ऑब्जेक्ट का तो ही क्या माना जाएगा? 3 डायमेंशनल मोशन। जेड एक्सिस भी चेंज हो साथ में। तो मान लीजिए एक बर्ड जो है वो स्पेस में उड़ रहा है। देखो 3D में क्या आ जाता है? स्पेस। और 2D चीज़ें हम बोर्ड पे ड्रा कर सकते हैं। सर्कल ड्रॉ करना है आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फुटबॉल बनाना है तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल मोशन में फुटबॉल नहीं बना सकते, क्योंकि आपको ऐसा चाहिए, ऐसा तो चाहिए फुटबॉल ऐसा भी चाहिए, तो आपको 3rd डायमेंशन, एक और डायमेंशन चाहिए जो क्या बोला जाता है? स्पेस। तो स्पेस में यहाँ ये स्पेस है, कभी सोचो जो अर्थ के बाहर स्पेस है ना, अर्थ को छोड़ के आप ऊपर जाओ, नहीं, ये भी अपने लिए क्या है? स्पेस। हम इसमें ऐसे भी मूव कर सकते हैं, ऐसे भी मूव कर सकते हैं, और ऐसे भी मूव कर सकते हैं। हम इसमें आगे पीछे कैसे भी मूव कर सकते हैं। ऐसे चलेंगे तो एक्स एक्सिस चेंज होगा, ऐसे चलेंगे तो वाई एक्सिस, और ऐसे चलेंगे तो जेड एक्सिस। तो अगर एक बर्ड फ्लाई कर रहा है तो बर्ड फ्लाई करेगा, मान लीजिए बर्ड ऐसे फ्लाई किया, ठीक है, बर्ड एक्स एक्सिस चेंज हुआ, बर्ड का एक्स एक्सिस उड़ा, ऐसे ऊपर गया उड़ के वाई एक्सिस, और ऐसे मुड़ गया इधर मुड़ गया तो जेड एक्सिस भी चेंज हो रहा है। तो जो स्पेस में जो मोशन होता है, बर्ड का हो या एरोप्लेन का हो, चीज़ ऐसा समझ में, वो क्या बोला जाएगा? 3 डायमेंशनल मोशन, 3D, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक करते हैं इसमें, व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है क्या? सो अब हमने किसके बारे में पढ़ना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनमें फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए आप ए पोजीशन पर हो और बी पोजीशन पर आपका कोई दूसरा फ्रेंड है, और ये है सी पोजीशन, यहाँ पे कंसीडर करते हैं, यहाँ पे चलो सी पोजीशन, ठीक है ना। तो अगर आप बी पे आना चाहते हो, बी पे आप आना चाहते हो, तो आप यहाँ से यहाँ गए, ए से सी पे गए आप, ठीक है, फिर आप सी से बी पे आए, ठीक। या फिर आप ये सोच सकते हो कि आपको अपने फ्रेंड सी से मिलने जाना है, ठीक है, अपने फ्रेंड सी से मिलने जाना है आपको, तो आप पहले गए ए से बी पे और फिर बी से सी पे गए आप। तो मान लीजिए आपने ये जो डिस्टेंस है ये कवर किया 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, मान लीजिए 4 किलोमीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना कवर किया? 3 किलोमीटर। तो आपने एक्चुअल लेंथ कितनी कवर की? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। आप ए से सी पे भी तो जा सकते थे सीधा, आप 4 से 3, 4 इधर और 3 इधर, आपने डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस कवर किया आपने 7 किलोमीटर। चीज़ है समझ में? अगर आप यहाँ से यहाँ जाते सीधा तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होती? ए से सी आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। ए से सी
अगर जाते तो कितना डिस्टेंस कवर होता है 5 किलोमीटर। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, छोटे से छोटा डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच का क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ऐसे तो आप कैसे भी जा सकते हो, ऐसे ऐसे जा सकते हो, सी पे कैसे भी जा सकते हो, लेकिन आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या बोली जाएगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी, न कि ये क्या होगा? डिस्टेंस। ऐसे करके कहीं से भी आप जा सकते हो सी पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतनी आपके पाथ की लेंथ बढ़ती चली जाएगी। मान लीजिए ये हो गया 15 किलोमीटर, ये था 10 किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ गए तो 7 किलोमीटर आपने कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या मानी जाएगी? डिस्प्लेसमेंट होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डायरेक्ट मिला उनको, वो क्या बोली जाएगी? डिस्प्लेसमेंट। और इस क्वेश्चन में कितनी है वो? 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस मतलब एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, जो लेंथ कवर की जाए, एक्चुअल लेंथ जिस रास्ते से, वो क्या बोली जाएगी? डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्प्लेसमेंट। अब इनमें फ़र्क क्या है? देखिए इनमें डिफरेंस क्या है? कंडीशन क्या है? अगर आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, और यहाँ से फिर वापस अपने घर पे आ गए, अपने मित्र से, अपने दोस्त से मिलके, अपने फ्रेंड से मिलके वापस अगर आप यहाँ पे आ गए, तो आपको पता है कि आपने डिस्टेंस कितना कवर किया? 4 + 3 7 और +5। देखिए ऐसे 4 3 और ये 5, 4 + 3 7 +5 कितना हो गया? 12 किलोमीटर। आपका जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाता है? 12 किलोमीटर। अब आप बताइए आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट बोलिए। डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। क्यों? क्योंकि अगर आप दुनिया में कहीं पे भी घूम के उसी पॉइंट पे अगर आ जाते हो, जिस पॉइंट पे आप चले थे, और पूरी दुनिया घूम के आप अगर उसी पॉइंट पे आ जाते हो, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या मानी जाएगी? डिस्प्लेसमेंट हियर 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 0। इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो, देखो इनिशियल पॉइंट भी यही था और घूम फिर के फाइनल पॉइंट भी क्या आ गया? यही, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या मानी जाएगी? 0। डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है अगर पूरी दुनिया घूम के, मैंने पहले बता दिया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम है, जहाँ से चले थे वहीं अगर आ जाते हो, तो डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्टेंस बढ़ता रहता है। ठीक है, इसको आप इस क्वेश्चन से समझना, देखना एक बार। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल P पार्टिकल, और वो R रेडियस के साथ एक सर्कल में ऐसे मूव कर रहा है। सॉरी, थोड़ा सही बनाते हैं इसको। ऐसे मूव कर रहा है R रेडियस के साथ, ठीक है। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ रोटेशन? हाफ रोटेशन यहाँ से कितना हुआ? यहाँ। अब यहाँ पे पूछ लिया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना बताइए। यहाँ से चला था ये, यहाँ पे आ गया Q पॉइंट पे, P पॉइंट से चला और ये Q पे आ गया, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस पता है ना आपको? देखो, अगर पूरा चक्कर लगा लेता है तो डिस्टेंस कितना हो जाता है? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2πr, लेकिन आधा लगाया है हाफ, तो डिस्टेंस कितना हो गया? πr। डिस्प्लेसमेंट और बताइए जल्दी से, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? क्या बताया था मैंने? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है r, और ये भी r, r + r 2r, ये 2r क्या बोला जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। चीज़ है समझ में? अब एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगर ये कंप्लीट 1 चक्कर लगा लेता है तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट?
बताया मैंने अभी भी। अगर ये कंप्लीट एक चक्कर लगा लेता है तो यहाँ पे वापस पी पे अगर आ जाता है तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल 2πr। 2πr हो जाएगा इसका डिस्टेंस, 2πr सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। और इनिशियल और फाइनल पॉइंट वहीं पे है। अब यहाँ पे क्या था, इनिशियल पॉइंट ये था, पहले वाले में फाइनल ये था, इनिशियल ये था, फाइनल ये था। अब यहीं पे वापस अगर आ जाता है तो यहीं पे इनिशियल और यहीं पे फाइनल, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ये भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0। सो आप इसके डिफरेंसेस भी पढ़ सकते हो। आपको पता है कि डिस्टेंस जो है वो एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी। समझ रहे हो ना। फिजिक्स में जो भी हम क्वांटिटी अगर पढ़ रहे हैं उनको हमने दो कैटेगरी में और डिवाइड किया है कि स्केलर और वेक्टर। स्केलर का मतलब क्या है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड से अगर काम चल जाए, मैग्नीट्यूड ओनली, जिसके पास, जैसे मैंने कहा कि मैं 15 किलोमीटर रोज़ रनिंग करता हूँ, 15 किलोमीटर मैं रोज़ दौड़ता हूँ, मान रहे हैं, सिर्फ दौड़ने की हिम्मत नहीं है मेरी इतनी, लेकिन जो मैग्नीट्यूड मैंने बोला 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर क्या है, 15 किलोमीटर डिस्टेंस है भाई। अगर मैंने ये कह दिया कि मैं 15 किलोमीटर हर रोज़ दौड़ता हूँ इन ईस्ट, साथ में भी क्या लगा दी, उसकी डायरेक्शन, 15 किलोमीटर के साथ उसकी डायरेक्शन भी लगा दी। अगर सिर्फ मैंने 15 किलोमीटर बोला तो वो क्या है, मैग्नीट्यूड, और डिस्टेंस है वो चीज़, स्केलर क्वांटिटी है वो। अगर मैंने क्या लगा दिया, 15 किलोमीटर और प्लस साथ में उसकी क्या लगा दी, डायरेक्शन, इन ईस्ट, तो जिन क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड भी हो एज वेल एज डायरेक्शन भी हो, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों चीज़ें होती हैं तो वो क्या बोली जाएंगी, वेक्टर क्वांटिटीज़। जहाँ पे ज़रूरी होता है वहाँ पे डायरेक्शन हमारे को ऐड करनी पड़ती है भाई, ठीक है ना। स्केलर एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। जहाँ पे मैंने बताया ज़रूरी होगी वहाँ पे ही हम वेक्टर लगाएंगे या डायरेक्शन लगाएंगे। आप ये सोच सकते हो, हमारे को अगर मैग्नीट्यूड से काम चलेगा तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चलाएंगे, डायरेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में है ना। मैग्नीट्यूड का मतलब क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए आप दूध लाने गए और आपने क्या कहा, 2 kg मिल्क इन ईस्ट डायरेक्शन दे दे भाई, 2 किलो दूध दे दे इन ईस्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं वहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा। तो मैग्नीट्यूड से काम चल जाए वो क्वांटिटी क्या है, स्केलर। तो मास 2 kg दूध, 2 किलो दूध, मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चले वहाँ पे चला लेंगे, ठीक है। सो अब आप इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी देख सकते हो। व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। स्क्रीन पे शो हो रहा है। जैसे आपको पहला डिफरेंस क्या है कि एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी क्या कहलाएगा, डिस्टेंस, ठीक है ना। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है वो क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है वो स्केलर है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वेक्टर है। और डिस्टेंस जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, हमेशा क्या रहेगा, ये पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट कैन 0 पॉजिटिव और नेगेटिव। डिस्टेंस जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। सो थैंक यू।